आसियान और साउथ एशिया का रीजन इस वक्त अपने हिस्ट्री के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त कोल्ड वार का महवर जो सेंटर है वो हमारा रीजन है। इस तरह पूरे रीजन के ऊपर कभी भी इतने ज़्यादा संकट के बादल नहीं मंडलाए जितने आज मंडला रहे हैं। हमारे रीजन में अगर आप देखें तो एक साथ इतने बड़े चैलेंजेस कभी भी रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर नहीं आए। आप देखें म्यांमार के अंदर पहले गवर्नमेंट धपड़धूस हो गई और वहाँ पर मिलिट्री जनता की हुकूमत आ गई, और इसके लिए कहा जाता है कि जो वहाँ आंग सान सू की और ये लोग थे सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इनको वेस्ट की हमायत हासिल थी, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री जनता आ गई तो वो अभी तक मुल्क अनस्टेबल है और वहाँ पर कुछ फ्यूचर का पता नहीं कि क्या होगा। फिर आप देखें श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और गवर्नमेंट वहाँ पर धपड़धूस हो गई। फिर आप देखें नेपाल के अंदर देखते ही देखते 2-3 गवर्नमेंट्स जो है पिछले 2 साल के अंदर तब्दील हो चुकी है, तो वो भी एक अनस्टेबल मुल्क रहा है इस सारे अरसे के दौरान। फिर आप देखें अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की सरकार गई है और अब वहाँ पर तालिबान है, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है अभी तक। ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए आउट ऑफ नोवेयर, और वहाँ पर बड़े बड़े मुजाहरे किए गए, गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेशराइज किया गया। ड्रोन हमले मिस्टीरियस किस्म के वो भी आए दिन वहाँ पर हो रहे हैं, और इसराइल के ऊपर कभी इल्ज़ाम लगता है, कभी अमेरिका के ऊपर। अभी 2 रोज़ पहले भी वहाँ पर अस्फहान के मिलिट्री जो एक फैक्ट्री है उसके ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। लेकिन पाकिस्तान भी इस रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। मैंने आपको बताया ये सारे रीजन के मुल्कों के अंदर कुछ ना कुछ टर्मोइल चल रहा है बड़े पैमाने पे। पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे ज़्यादा टर्मोइल है इस वक्त। म्यांमार के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा टर्मोइल नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। शायद म्यांमार में भी इतना नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये सारा का सारा जो टर्मोइल क्रिएट हुआ है पिछले 10 महीने में क्रिएट हुआ है। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई तब तक सब सही चल रहा था, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो गई थी पाकिस्तान में, इकॉनमी पाकिस्तान की ठीक जा रही थी। लेकिन इमरान खान के निकलते ही फॉरेन रिजर्व्स, पिछले एपिसोड में भी आपको बताया मैंने कि 17 अरब डॉलर से अभी 3-3.5 अरब डॉलर पर आ गए हैं, और एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, रेमिटेंसेस जो है वो थोड़ी सी गिरी हुई हैं। लेकिन इससे फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, और वो भी बड़े लेवल के पैदा हो रहे हैं। आज थोड़ी देर पहले पेशावर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा शहर है और कैपिटल है पाकिस्तान के एक बड़े सूबे का, वहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ है, और ये धमाका हुआ है मस्जिद के अंदर, और वो भी नमाजियों के ऊपर। और ये धमाका इतना शदीद था कि मस्जिद की छत ही उड़ गई, इतना शदीद धमाका था। अब तक इसमें 28 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं नमाजी, और 140 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है वहाँ पर, और एक हालिया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक ये था, नमाजियों के ऊपर हमला किया गया। अजब बात यह है कि रेड जोन कहा जा रहा है इस इलाके को, एक सिक्योर इलाका है पेशावर का, जो सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रहती है उनमें से एक इलाका है। तो उसके अंदर दहशतगर्द कैसे अपने ऊपर बम बांध के आ गया, क्योंकि ये सुसाइड अटैक था, तो कैसे बम बांध के आ गया और इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं कि ये हुआ कैसे। और टीटीपी के दहशतगर्दों ने इस वाक़ये की जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि टीटीपी के दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की है। अब टीटीपी वो तंजीम है जिसके लिए पाकिस्तान पास्ट में कई मरतबा कहता रहा है कि इसको इंडिया ऑपरेट करता है, दिस इज़ एन इंडियन प्रॉक्सी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी फिर पाकिस्तान के अंदर चूंकि उसके इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो फिर उन्होंने ये कार्रवाई की कैसे। ऑब्वियसली अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज़ में इनके जो ठिकाने बने हुए हैं वो शायद यूज़ हुए होंगे। लेकिन ये भी यहाँ पर याद रहे कि टीटीपी का और दाइश खुरासान जो अफगानिस्तान के अंदर एक तंजीम है, इनका एक नेक्सस बना हुआ है, इन दोनों की एक गठजोड़ है अफगानिस्तान के अंदर। और दाइश खुरासान जो तंजीम है ये एंटी चाइना तंजीम है, एंटी पाकिस्तान तंजीम है। और दाइश खुरासान के लिए ये भी कहा जाता है कि टीटीपी के ही कुछ लोगों ने दाइश खुरासान पहले बनाई थी, जो कि बाद में जो दाइश के दीगर कारिंदे हैं उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार की और ये एक बड़ा एक नेटवर्क बन गया था। तो इस तंजीम की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि हमने ये बेहूदगी वाली हरकत की है। तो ये अगेन जाहिर करता है कि शहबाज शरीफ की 14 पार्टियों वाली हुकूमत बुरी तरह से फेल हो चुकी है, और ना ये इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर कर पा रहे हैं, बल्कि उल्टा रिवर्स गियर लग गया है।
ना ये सिक्योरिटी के फोरम पे डिलीवर कर पा रहे हैं और ना ही ये इलेक्शन में जाने का कोई इरादा दिखा रहे हैं। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है, पार्लियामेंट जो है ना, वहाँ पे उधर कोई अपोजिशन नहीं है। पाकिस्तान में विदाउट अपोजिशन एक डेमोक्रेसी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ आप जिधर देखेंगे ना पार्लियामेंट में हुकूमत के लोग बैठे हुए, अपोजिशन की बेंचेस खाली हैं। पीटीआई के ही एक बागी टोले को लोटे जिन्हें कहा जाता है, यानी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की टिकट पे इमरान खान के बैनर के नीचे, लेकिन बाद में वो फुदक के उधर चले गए कि हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं है। तो उन 10-15 लोगों को डमी किस्म की अपोजिशन बना के वहाँ पर रखा हुआ है और ऐसे ही मुल्क जो है 10 महीनों से चल रहा है। तो अगर इस तरह का गवर्नेंस का सेटअप होगा तो फिर ऐसा ही होगा, यानी इकोनॉमी भी डाउन जाएगी उस मुल्क की और फिर उसकी सिक्योरिटी चैलेंजेस दोबारा उसके लिए कायम होंगे। जब फॉर्मल गवर्नमेंट ही नहीं है एक मुल्क के अंदर, तो फिर तो ये होना तो तय बात थी ना। नाउ ये एक बड़ा क्रूशल पीरियड है पाकिस्तान के लिए। आउट ऑफ नोवेयर विद इन 10 मंथ्स पाकिस्तान के अंदर पूरा अपसाइड डाउन सिस्टम चेंज हो गया हर लिहाज से। तो इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, और जब तक पाकिस्तान इसको रिवर्स नहीं करता, वहाँ पर कोई क्रेडिबल एक इलेक्शन नहीं होता और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होके और एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं आती वहाँ पे, तब तक ये जो मामलात हैं पाकिस्तान के ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब रीजन एक डिसाइसिव शिफ्ट से गुजर रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे शिफ्ट होती है ना ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं, तो इस वक्त असल में जियोपॉलिटिकल ज़लज़ले आ रहे हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, वो एक दूसरे को रगड़ रही हैं, अमेरिका और चाइना की। तो उस रगड़ के नतीजे में सारी की सारी डिस्टेबलाइजेशन है। न जाने क्यों मुझे अमेरिकन का वो 2001 में जब हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो इनके डिप्लोमेट्स हर जगह यही कहते फिरते थे कि इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, इस तरह की धमकियाँ देते रहे। पाकिस्तान के लिए भी कहा जाता है कि उनको भी यही धमकी दी गई थी कि इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। तो उस धमकी के बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया था। इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि दुनिया उसी नुक्ते पे खड़ी हो गई है और ये रीजन हमारा कि इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। जो मुल्क थोड़ी सी अपनी न्यूट्रल पॉलिसी लेने की कोशिश करता है या चाइना की साइड पे जाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर एक शदीद दबाव हर तरह से हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह केओस और अनार्की है रीजन के अंदर। बांग्लादेश को इस हवाले से, क्योंकि वहाँ पर एक मजबूत हुकूमत है, अब माने या ना माने हुकूमत वहाँ पर, अब वो उन पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं शेख हसीना पे कि वो इलेक्टेड नहीं है, उन्होंने खुद ही खुद को वोट देकर हुकूमत में आ गई हैं। लेकिन एक बात है कि कम से कम वहाँ पर एक नंबर्स के एतबार से अभी तक वहाँ पर सॉलिड हुकूमत है। लेकिन वहाँ भी ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं अगले, उनमें एक खतरे के बादल मंडला रहे हैं। यानी देखिए वेस्ट वाले सिग्नल दे रहे हैं, वेस्ट के कई मुल्कों ने, अमेरिका ने कहा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। तो ये क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं? ये तो इंटरनल मैटर, देखा जाए तो इंटरनल मैटर है, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर क्यों दबाव डाला जा रहा है? इसका मतलब क्या ये तो नहीं है कि आगे इलेक्शंस के अंदर इन्होंने कुछ गड़बड़ करनी है? ऐसा हो सकता है ना कि इलेक्शन के टर्मोइल को फिर बढ़ा देना, ऐसा मुमकिन है ना कि इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल बनेगा उसको फिर एक बड़े लेवल पर इकोनॉमिक टर्मोइल में, और इसमें जैसे पाकिस्तान के अंदर किया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टर्मोइल है ये पहले पॉलिटिकल टर्मोइल था, जो कि बाद में इकोनॉमिक टर्मोइल में क्रिएट हुआ, और अब वो सिक्योरिटी का टर्मोइल बन चुका है। तो ऐसा ही होता है असल में, जब गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की जाती है ना कहीं पे भी, तो पॉलिटिकल टर्मोइल फिर इवेंचुअली लीड करता है टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्मोइल अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अभी तक बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो मुझे कुछ बेहतर लग रही है बाकी सारे रीजन से। इंडिया के अंदर भी सिचुएशन बेहतर नहीं है, क्योंकि बैठे बैठाए इंडिया ने चाइना के साथ फटा ले लिया हुआ है, तो वहाँ पर भी अनप्रेडिक्टेबल बॉर्डर्स हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा खुद को उन्होंने बचा के रखा हुआ है। लेट्स सी कि आगे वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मिसाल और म्यांमार का मिसाल और श्रीलंका का मिसाल, इन सब का हमारे सामने है कि गुज़िश्ता 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर ये सारे मुल्क जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टर्मोइल्स में घिर चुके हैं, और अपने ही मुल्कों के अंदर ये सारे मुल्क जो हैं इंगेज्ड हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर। कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कहीं पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो कहीं पे कुछ है। तो ये रीजन इस वक्त बड़े कठिन मरहलों से गुजर रहा है, और आगे भी एशिया जो है ना ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि टफ़ चैलेंजेस को फेस करने जा रहा है, क्योंकि एशिया में अमेरिकन ने चाइनीज़ को डाउन करना है। लिहाजा एशिया बैटल ग्राउंड रहेगा, और एशिया इस जियो पॉलिटिकल जो कंपटीशन चल रही है, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया के अंदर, उसका जो मरकज़ है, बैटल ग्राउंड है, वो एशिया ही रहेगा। तो एशिया के ऊपर आई थिंक मज़ीद दबाव आने वाला है आने वाले दिनों के अंदर।